सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं मोनिका, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर। दिवाली ब्रेक के इस अंतराल के बाद मैं आप सभी का इस इनकम टैक्स के लेक्चर में स्वागत करती हूँ। तो काफ़ी दिन से दिवाली का ये ब्रेक चल रहा था, तो उसके बाद ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और आई होप आपका ये दिवाली ब्रेक बहुत अच्छा गया होगा और दीपावली आप सबके लिए शुभ रही होगी। तो हम फिर से अपना टॉपिक उसी टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सैलरीज़ जो है, इनकम फ्रॉम सैलरीज़ हम बात कर रहे थे। इसके बारे में हम सारे रूल्स इसके जो हैं वो देख चुके हैं, नियमों के बारे में जान चुके हैं। इनको हम क्वेश्चंस में किस तरह से अप्लाई करेंगे, इस पर हम दिवाली ब्रेक से पहले जो मैंने आपसे वीडियो शेयर किए थे उसमें मैंने आपको बताया था क्वेश्चंस को कैसे हमने सॉल्व करना है। तो कुछ एक क्वेश्चंस हम इसमें पहले देख भी चुके हैं। तो इसमें एक बार आपको रिवाइज़ हो जाए पीछे का सारा, तो इसमें 2 क्वेश्चंस मैं आज आपको और बता देती हूँ, जिनमें से एक नॉर्मल क्वेश्चन है और दूसरा रिटायरमेंट बेनिफिट्स का क्वेश्चन है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय, उसको स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता रखा है कि मिस्टर एक्स जो है उनकी 4500 पर मंथ सैलरी है और 500 पर मंथ इनका DA है। उनको उनके द्वारा की गई सेल पर 1% कमीशन मिलता है और 6 लाख की सेल की है उन्होंने लास्ट प्रीवियस ईयर में। वो अपनी सैलरी और महंगाई भत्ते का 14% एक प्रोविडेंट फंड में देते हैं, इतनी ही राशि उनका नियोक्ता भी देता है। तो 14% जो प्रोविडेंट फंड में दे रहे हैं, इसमें महंगाई भत्ता और वेतन दोनों को जोड़कर उस पर दे रहे हैं। तो इसका मतलब महंगाई भत्ता जो है वो सेवा के नियमों के अनुसार है। इस प्रोविडेंट फंड में एकत्रित राशि पर पिछले साल 15% की दर से उनको 3000 के ब्याज की जमा किए गए। ये हम जानते हैं कि 9.5% से ऊपर नहीं हो सकता यदि प्रमाणित प्रोविडेंट फंड हो तो, जो कि इस क्वेश्चन में है। इसके अलावा उनको HRA मिलता है 1600 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और वो जो उन्होंने रेंट पर मकान ले रखा है वो उन्होंने 2000 रुपये पर मंथ के अनुसार एक्चुअल उन्होंने रेंट पे किया है। तो आपको उनकी वेतन शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात करनी है यदि प्रोविडेंट फंड प्रमाणित प्रोविडेंट फंड हो, क्योंकि जो ये रूल है एम्प्लॉयर के 12% मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन का और 9.5% मैक्सिमम इंटरेस्ट का, वो प्रोविडेंट फंड जो प्रमाणित है रिकग्नाइज्ड पर ही लागू होता है। तो सॉल्यूशन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें बेसिक दिखाएंगे 4500 मंथली 12 महीनों के हिसाब से 54,000। इसी प्रकार DA 500 रुपये मंथली यानी कि 6,000। 6 लाख का 1% यानी कि 6,000 कमीशन ऑन सेल्स। देन HRA जो है इसको 1600 रुपया पर मंथ के हिसाब से प्राप्त हुआ है, तो 19,200। इसमें से कितना एग्जाम्पशन रहेगा वो हमें देखना होगा। उसके लिए आप वर्किंग नोट देखेंगे एग्जाम्प्टेड HRA। तो इसके लिए हमको 3 चीज़ों को कंपेयर करना होता है। मैं पहले भी आपको इसमें 3-4 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, तो सेम उसी तरह से सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में हम रखते हैं वास्तव में HRA की जो राशि प्राप्त हुई है, जो कि 1600 रुपये प्रति माह के हिसाब से 19,200, ये पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड जो है वो यहाँ पर इसने 2000 मंथली के हिसाब से पे किया है, तो ये हो गया इसका 12 महीने का 24,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब ये सैलरी आपको कौन सी लेनी है, नीचे आपको मैंने वर्किंग नोट में इसी के नीचे बता रखा है कि जो सैलरी फॉर HRA और RPF दोनों के लिए सेम सैलरी हम काम में लेंगे। इसके लिए आपको क्या क्या लेना होता है, एक तो इसमें आपको लेना है मूल वेतन, दूसरा इसमें हमें लेना होता है महंगाई भत्ता यदि ये सेवा की शर्तों के अनुसार हो, यानी कि ये सेवानिवृत्ति लाभ हो या भविष्य निधि ग्रेच्युटी आदि की गणना के लिए वेतन माना जाता हो, जो कि इस क्वेश्चन में है कि प्रोविडेंट फंड के लिए वेतन के अंदर DA को जोड़ करके उसका 14% दिया जाता है। और तीसरा इसमें हम कमीशन ऑन सेल्स जो है वो लेंगे, बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से है ये 6,000, तो ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 66,000 सैलरी इस उद्देश्य के लिए काम में ली जाएगी। तो 24,000 में से 6600 घटा दीजिए। सेकंड पॉइंट में 17,400। थर्ड पॉइंट एज यू नो कि 40 और 50% ऑफ सैलरी लिया जाता है। तो यहाँ पर उसका जो प्लेस है दैट इज़ नॉट स्पेसिफाइड, सो इट इज़ अज्यूम्ड कि वो किसी नॉर्मल जगह पर रहता है, वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई में नहीं रहता, ऐसा हम यहाँ पर मान रहे हैं। क्योंकि यदि इन चारों स्थानों में से किसी स्थान पर
वो कार्य कर रहा होता तो हम संबंधित अवधि के वेतन का 50% लेते। फिलहाल यहाँ हम 40% ले रहे हैं, तो 26,400। इस प्रकार इन तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट है दैट इज़ 17,400, उसकी हमको एग्जाम्पशन देनी होगी HRA की। तो आप देख सकते हैं HRA 19,200 माइनस एग्जाम्पशन 17,400, तो टैक्सेबल HRA विल बी 1,800। अगला एक पॉइंट और इसमें जो था वो था एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन RPF में। अभी हमने बात करी कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है RPF में वो सैलरी के 12% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इन्होंने जो कंट्रीब्यूट करा है RPF में वो है इनका सैलरी और DA का 14% इनके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा है। तो 54,000 और 6,000 यानी कि 60,000 का 14%, 8400 कंट्रीब्यूट करा है। जबकि जो ये कंट्रीब्यूशन है मैक्सिमम वो सैलरी के 12% तक हो सकता है, और सैलरी इस उद्देश्य के लिए हमें 66,000 ही लेनी होगी। 54,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000, अभी मैंने गणना बताई थी, तो 66,000 का 12% 7,920। तो ये 480 जो आपके पास है ये एक्सेस जो है वो टैक्सेबल होगा। देन इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू RPF में जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया है वो 15% के हिसाब से 3,000 है, जबकि 9.5% से जो एक्सेस होता है वो टैक्सेबल होता है। तो 3,000 यदि 15% है तो 9.5% कितना होगा, 1,900। कैलकुलेशन आपके सामने शो हो रही है। तो इसमें आपको क्या करना है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड 3,000 माइनस एग्जाम्पशन एट द रेट ऑफ 9.5% मिल सकता है। तो 3,000 माइनस 9.5 अपॉन 15, बिकॉज 3,000 इज इक्वल टू 15%, सो फॉर 9.5 इट विल बी 1,900। सो जो एक्सेस है 1,900 तक इसको एग्जाम्पशन मिल सकता है, जबकि 3,000 का इसने इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है 15% के हिसाब से। तो जो डिफरेंस है 1,100 वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी ग्रोस सैलरी जो है वो 69,380। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन ये हम पहले बात कर चुके हैं। मैक्सिमम जो है मानक कटौती वो 50,000 की होती है, तो ये आप घटा दीजिए। तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी विल बी 19,380। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने अब तक नहीं किया, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रिटायरमेंट के टाइम पे हम किस तरह से चीज़ों को की कैलकुलेशन करते हैं, कैसे हम इसमें ग्रेच्युटी या जो कि पेंशन वगैरह होती है उसके बारे में हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए श्री संजय जैन जो हैं उनके बारे में बता रखा है। 1 मई 2009 से वो R लिमिटेड में काम करते हैं और 10,000 रुपये प्रति माह का मूल वेतन जो है और 3,000 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता इनको प्राप्त होता है। R लिमिटेड में 8 ही व्यक्ति काम करते हैं और 1 फरवरी 2020 को छंटनी के कारण उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। रिट्रेंचमेंट के कारण उनकी जो सर्विस है वो समाप्त कर दी गई। इससे पहले वो एक और कंपनी में काम करते थे जहां पर उनको 1 लाख रुपए का उपदान, 90,000 रुपये की एक मुश्त पेंशन, 50,000 की कॉम्पनसेशन और 1,10,000 का अर्नड लीव सैलरी प्राप्त हो चुका है, जो कि ये सारी राशियाँ आयकर से मुक्त थीं। फिर औसत रूप से उनको बिक्री का 10% कमीशन मिलता है और बिक्री 12 लाख की थी पिछले साल में। फिर उनके नियोक्ता ने उनको निजी उपयोग के लिए गाड़ी दे रखी है 1.8 लीटर की, और जिसके सारे खर्चे चालक के वेतन और लागत पर 10% हरास सहित 49,600 की राशि नियोक्ता द्वारा वहन की गई है। सेवा समाप्ति पर उनको 4 लाख रुपए का उपदान प्राप्त हुआ है। फिर मूल वेतन के 50% के बराबर मासिक पेंशन निश्चित की गई थी, लेकिन उन्होंने पेंशन का 50% भाग के बदले में 1,80,000 एकमुश्त प्राप्त कर ली, यानी कि आधी पेंशन तो मासिक ले लेंगे और आधी पेंशन के बदले में 1,80,000 एकमुश्त प्राप्त की। उनको सेवा के प्रत्येक वर्ष में 45 दिन की छुट्टी लेने का अधिकार था। सेवानिवृत्ति के समय 12 महीने के उपार्जित अवकाश के बदले में 1,80,000 एकमुश्त प्राप्त हुए। फिर इसके अलावा आपको बता रखा है कि उनको छंटनी की कोई सूचना नहीं दी गई थी, तो जिसके बदले उन्हें नोटिस पीरियड का 60,000 रुपये का जो वेतन है वो मिला और 4.5 लाख की उनको कॉम्पनसेशन प्राप्त हुई। ठीक है, और इसके अलावा आपको बता रखा है कि 9 नवंबर 2019 में उन्हें डीलक्स एयर भाड़े के बराबर की राशि 50,000 रुपये
अवकाश यात्रा रियायत यानी कि LTC के रूप में प्राप्त हुई। उनके साथ इस यात्रा में उनकी पत्नी, आश्रित बहन और भतीजी भी थी। यदि वो इकोनॉमिक श्रेणी से यात्रा करते तो ये राशि जो है, खर्च की राशि केवल 30,000 होती, और रेलवे के फर्स्ट श्रेणी के जो प्रथम श्रेणी की जो यात्रा की जाती तो खर्च राशि जो है वो केवल 20,000 रुपये होती। इससे पहले उन्होंने सुविधा का उपयोग 2019 में किया था। उन्होंने यात्रा रेल से की। तो ये क्वेश्चन था आपका जो इसमें आप ये देखिए कि इन्होंने 1 मई 2009 से ज्वाइन किया था और इन्हें जो इन पे छंटनी की गई वो 1 फरवरी 2020 को की गई है। ठीक है, तो जो इनका सर्विस पीरियड है, इससे हम इनका सर्विस का पीरियड निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये इनका सर्विस पीरियड हो जाएगा लगभग 10 साल और मई से लेकर जनवरी तक, है ना। तो ये 9 महीने हो गए ये इसके, तो 10 साल और 9 महीने की इनकी नौकरी रही है। ठीक है, तो इसमें आपको किस तरह से बनाना है देखिए। सबसे पहले आप इसकी हेडिंग लगाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर संजय फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। सबसे पहले बेसिक सैलरी। अब इस असेसमेंट ईयर में इन्होंने 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 1 फरवरी का जो पीरियड है वो इसमें आ जाएगा, यानी कि 10 महीने। ठीक है, अप्रैल से दिसंबर और 1 जनवरी का महीना। 1 फरवरी को तो इनको रिट्रेंचमेंट इनकी हो गई है। तो 10 महीने की सैलरी गत वर्ष में इन्होंने प्राप्त की, तो 10,000 गुना 10 1 लाख। DA भी 3,000 गुना 10 30,000। कमीशन ऑन सेल्स जो है वो 12 लाख। एनुअल सेल है तो 12 लाख। 10 महीने की सेल निकाल लीजिए, 12 लाख गुना 10/12 और 10% रेट ऑफ कमीशन है, तो 1 लाख ये इसकी कमीशन ऑन सेल्स आ जाएगी। देन ग्रेच्युटी जो है वो इनको 4 लाख रुपए की प्राप्त हुई है। तो इसमें से जो एग्जाम्पशन है वो हमें देखना है कि हमको कितनी एग्जाम्पशन इसमें से देनी है। तो आप वर्किंग नोट देखिए इसका। यहाँ पर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 लागू नहीं होता, क्योंकि ये जो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 है इसके बारे में हम ये पढ़ चुके हैं कि जो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 है वो ऐसे संस्थानों में लागू होता है जहाँ पर 10 या फिर 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लागू होता है। इसके अलावा ये वैधानिक निगमों, कारखानों, खानों, बगानों, तेल क्षेत्रों में, बंदरगाहों में, रेल कंपनीज पर लागू होता है, और ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां पर 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो ये है ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं हो रहा। तो जब ये एक्ट लागू नहीं होता तो उस स्थिति में हमें किस प्रकार से एग्जाम्पशन ज्ञात करनी होती है, आपके सामने लिखा हुआ है देखिए। एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड। यहाँ हमको सेवा के पूर्ण वर्ष लेने होते हैं जो कि 10 वर्ष हैं। एवरेज सैलरी जो है यहाँ पर जो है वो यहाँ पर नीचे निकाल रखी है। एवरेज सैलरी के लिए जो नौकरी का जो त्यागने का समय है उससे तुरंत पहले के 10 कैलेंडर महीनों का मूल वेतन और महंगाई भत्ता लिया जाता है, यदि उसको सेवानिवृत्ति के लाभों की गणना में वेतन माना जाता हो केवल तभी, और बिक्री पर निश्चित कमीशन जो होता है, निश्चित % से कमीशन, उनके औसत के आधार पर ये एवरेज सैलरी ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पर ये 1 लाख प्लस 1 लाख जो है ये दोनों हमको दिखा देना है, क्योंकि जो DA है वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए काम में नहीं लिया जाता यहाँ इस क्वेश्चन में। तो 1 लाख मूल वेतन प्लस 1 लाख कमीशन ऑन सेल्स, तो ये दोनों को आप जोड़ लीजिए, 2 लाख अपॉन में 10 कर दीजिए, तो 20,000 ये एवरेज सैलरी इस उद्देश्य के लिए हमारे पास आ जाएगी। तो 20,000 गुना 1/2 गुना नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड यानी कि 10, तो 1 लाख। देन दूसरे पॉइंट पर मैक्सिमम लिमिट जो वो 20 लाख की होती है, लेकिन इसमें से इस 20 लाख में यदि कर्मचारी पहले कोई ग्रेच्युटी की कर मुक्त राशि प्राप्त कर चुका है और वो अब पुनः प्राप्त करता है, तो फिर ऐसी कर मुक्ति की जो राशि है वो 20 लाख में से
घटा दी जाती, जो कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इन्होंने पहले भी किसी कंपनी में काम किया है, उनको वहाँ पर 1 लाख रुपए की ग्रेच्युटी पहले कर मुक्त वाली प्राप्त हो चुकी है, तो 19 लाख यहाँ मैक्सिमम लिमिट रहेगी। और सी पॉइंट में हम लेते हैं वास्तव में प्राप्त राशि, जो कि 4 लाख है। विच एवर इज़ लेस, तो 1 लाख तीनों में से कम है, तो इस क्वेश्चन में 1 लाख की आप यहाँ पर एग्जाम्पशन इसको दे देंगे ग्रेच्युटी के, राइट। देन पेंशन, पेंशन जो है वो इन्होंने आपको बताया है क्वेश्चन में, एक सेकेंड, क्वेश्चन में हम देखते हैं दोबारा। पेंशन के कहा गया है कि मूल वेतन के 50% के बराबर, तो मूल वेतन 10,000 है, 10,000 के 50% के बराबर मासिक पेंशन यानी कि 5,000, लेकिन उसके भी 50% भाग के बदले में इन्होंने एक मुश्त राशि प्राप्त कर ली, तो 5,000 का भी 50% ही मंथली रहा, यानी कि 2,500, तो 2,500 रुपया मंथली पेंशन। और 2 महीने फरवरी और मार्च, क्योंकि 1 फरवरी को इनको जॉब से हटाया गया है, तो फरवरी और मार्च 2 महीनों की इनकी मंथली पेंशन जो होगी टैक्सेबल होगी, मासिक पेंशन। तो ये 5,000 इनकी जो है मासिक पेंशन की राशि आ जाएगी। मासिक पेंशन जो है वो सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल होती है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देन लमसम पेंशन यानी कि एक मुश्त पेंशन, इन्होंने 50% जो था मासिक पेंशन उसके एक मुश्त भाग में एक मुश्त रूप से उसके लिए इन्होंने 1,80,000 रुपये प्राप्त किए हैं। तो इसको तो हो गया आपका अमाउंट रिसीव्ड। इसमें से आपको एग्जाम्पशन देनी होती है। एग्जाम्पशन के लिए यदि किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी की राशि भी मिलती हो, तो पूरी पेंशन जो बनती है, संपूर्ण पेंशन, उसके बदले में जितनी राशि पाने का वो अधिकारी हो, उसके 1/3 भाग की एक मुश्त राशि कर मुक्त होती है। तो आप यहाँ देखिए 1,80,000 50% के बदले में प्राप्त की है, यानी कि संपूर्ण राशि कितनी होगी, 1,80,000 बटे 50%, यानी कि 3,60,000। तो 3,60,000 का 1/3 यानी कि 1,20,000 ये आपकी एग्जाम्प्टेड राशि होगी लमसम पेंशन की, तो टैक्सेबल हो जाएगा 60,000। नेक्स्ट है हमारा अर्नड लीव सैलरी। तो इसके लिए हमको क्या करना है, अर्नड लीव सैलरी के लिए हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि इसको 1,80,000 रुपये की अर्नड लीव सैलरी प्राप्त हुई, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पशन क्या रहेगा, देखिए वर्किंग नोट में। इसके लिए हमको 4 पॉइंट्स को कंपेयर करना होता है। पहला एक्चुअल अर्न लीव सैलरी विच इज़ 1,80,000। दूसरा है इसमें 10 मंथ्स एवरेज मंथली सैलरी। तो इसमें आपको 10 महीनों की औसत मासिक जो सैलरी है वो लेनी है। ये औसत वेतन जो है सेवानिवृत्ति के ठीक पहले के 10 महीनों की अवधि के प्राप्त या प्राप्य वेतन के आधार पर गणना की जाती है। तो जिस डेट को इसने अवकाश ग्रहण किया उस दिनांक से पहले के 10 महीने। तो ये नीचे कैलकुलेशन इसमें आपके लिए की होगी। लीजिए एवरेज मंथली सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, वही बेसिक पे 1 लाख और 1 लाख ही इसका कमीशन था, तो 2 लाख बटे 10 सेम यहाँ पर 20,000 आप ले लेंगे। तो 20,000 के हिसाब से 10 महीनों के 2 लाख हो गई। तीसरा लीव नॉट कंज्यूम्ड एवरेज मंथली सैलरी, ये हमें क्या लेना है तीसरे पॉइंट के अंदर, ये है सेवानिवृत्ति पर शेष रहे अर्जित अवकाश की अवधि का औसत वेतन के आधार पर वेतन, एक तरह से हम इसको ये कह सकते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एवरेज मंथली सैलरी को हमें उस पीरियड से मल्टीप्लाई करना है जितनी लीव उसने कंज्यूम नहीं करी। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए ये एक रूल है, यदि किसी कर्मचारी को 1 साल में 1 महीने यानी कि 30 दिन से ज़्यादा का अवकाश मिलता है, तो हम उसको मैक्सिमम 1 साल में 30 दिन यानी कि 1 मंथ का अवकाश मानते हुए जो रिटायरमेंट या जॉब छोड़ते समय शेष रहे अर्जित अवकाश को ज्ञात करके उसके औसत वेतन के आधार पर वेतन ज्ञात करते हैं। यानी कि जो मैक्सिमम जो है ये अर्जित अवकाश वो जो अवकाश मिलता है वो मैक्सिमम 1 साल में 1 महीने का मिल सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन में आप देखिए आपको बता रखा था, एक सेकेंड आप देखिए फिर से इसको, 7th पॉइंट में सेवा के हर साल के लिए 45 दिन यानी कि 1.5 महीने की छुट्टी लेने का अधिकार था, और इन्होंने 10 साल काम किया है, इसको हम पूरे वर्षों में लेते हैं सेवा की अवधि, तो 1.5 महीने के हिसाब से इनको 15 महीने की छुट्टी लेने का अधिकार था, और सेवानिवृत्ति के समय इन्होंने 12 महीने के उपार्जित अवकाश के बदले में इनको पैसे प्राप्त हुए, यानी कि इन्होंने 12 महीने का अवकाश इनका बच रहा था। इट मीन्स 15 - 3 इन्होंने 3 ही महीने का अवकाश कंज्यूम किया, तो लीव कंज्यूम्ड हो गई इनकी 3 मंथ्स, इसको हमें ध्यान रखना है। अब हम इसको फिर से वर्किंग नोट पर आते हैं।
तो इसमें आप देखेंगे टोटल लीव जो है कंपनी का रूल था 1.5 महीने के हिसाब से, इनको 10 साल के लिए 15 महीने की लीव मिली और लीव कंज्यूम्ड रही इनकी 3 मंथ्स, तो 12 मंथ इनका लीव नॉट कंज्यूम्ड हो गया। देन जो इनकम टैक्स रूल है वो है हमारा कि 1 महीने की हम मैक्सिमम लीव मानते हैं, तो 10 सालों के हिसाब से 10 गुना 1 10 महीने माइनस इसमें 3 मंथ्स जो है लीव कंज्यूम्ड है, लीव नॉट कंज्यूम्ड आ जाएगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल 7 मंथ्स, जो कि कंपनी के रूल से इनका 12 महीने का बच रहा था, इनकम टैक्स के रूल से इनका 7 महीने का ये पीरियड होगा। तो इस 7 महीने के पीरियड के अकॉर्डिंग आपको थर्ड पॉइंट में 20,000 एवरेज के हिसाब से 1,40,000 ज्ञात कर लेना है। और चौथे पॉइंट में मैक्सिमम लिमिट जो है वो 3 लाख की होती है। 3 लाख लिमिट में से यदि किसी अन्य नियोक्ता के यहाँ काम करते हुए इस प्रकार की कोई अर्जित अवकाश वेतन की राशि प्राप्त हुई है तो उसको यहाँ पर हम लेस कर देते हैं। तो इस प्रकार 1,10,000 की कर मुक्ति पहले प्राप्त कर चुके हैं, तो 1,90,000 यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट रहेगी। तो इन चारों में से विच एवर इज़ लेस, सो 1,40,000 आप यहाँ पर ले लेंगे जो सबसे कम है इन चारों में। तो 1,40,000 की यहाँ छूट मिल जाएगी, तो 40,000 हो जाएगा आपका टैक्सेबल अर्न लीव सैलरी। देन नोटिस पीरियड सैलरी टैक्सेबल होती है 60,000। देन रिटेंचमेंट कॉम्पनसेशन, रिटेंचमेंट का इनको 4.5 लाख रुपए का जो है क्षतिपूर्ति इनको प्राप्त हुई है। इसमें से हमको एग्जाम्प्ट कितना करना है ये हमें देखना होगा। तो इसमें हमें कंपैरिजन करना होगा फिर से कुछ एक पॉइंट्स का। आप देखिए, हाँ, एग्जाम्प्टेड अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। फर्स्ट पॉइंट में एक्चुअल कॉम्पनसेशन रिसीव्ड विच इज़ 4,50,000। इन सेकेंड पॉइंट सर्विस के ईयर्स, यहाँ पर 6 महीने से ऊपर की अवधि को हम राउंड ऑफ कर देते हैं, तो ये 10 साल और कितने मंथ्स थे, 6 मंथ से ऊपर ही थे, तो 11 साल हो गए। मल्टीप्लाइड बाय 15 इंटू डेली एवरेज सैलरी। अब ये डेली एवरेज सैलरी कैसे ज्ञात की जाएगी? यहाँ पर जो डेली एवरेज सैलरी होती है उसके लिए हमें छंटने वाले जो महीना है उससे ठीक पहले के 3 कैलेंडर मंथ्स के टोटल सैलरी में कैलेंडर डेज को डिवाइड करना होता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो ये 3 मंथ्स की हमको लेनी है, वेतन जो लेना है, इसमें हमें बेसिक सैलरी, कमीशन, डीए वगैरह तो लेना ही है। इसके साथ साथ हमें सभी नकद और सुविधा के रूप में जो पारिश्रमिक मिले हैं उन सबको शामिल करना है। सुविधाओं का मूल्य उनका बाजार मूल्य के बराबर लिया जाएगा, ना कि कर योग्य राशि के बराबर, यानी कि अलाउंसेस की भी सकल प्राप्त राशियाँ, यानी कि ग्रॉस जो आपके रिसीट्स हुई हैं वो राशियाँ ली जाएंगी, ना कि टैक्सेबल राशियाँ। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में कार फैसिलिटी भी है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है क्वेश्चन में गिवन है 14,880, वो भी हमें लेना है। तो यहाँ हमें डीए भी लेना होगा, केवल बोनस, ग्रेच्युटी और वगैरह को छोड़ना है, बाकी सभी हमें यहाँ पर ले लेने होंगे। तो इसके अंदर आपका 30,000 पिछले 3 महीनों के सैलरी, 30,000 ही कमीशन 3 महीनों का, 9,000 डीए है 3 महीनों का, और 14,880 जो है कार फैसिलिटी का वैल्यू है। तो इसको आपने 3 कैलेंडर मंथ्स जो पिछले थे उनमें आप डेज ले लेंगे 30, 31 और 31, क्योंकि 1 फरवरी से पीछे जनवरी, दिसंबर और नवंबर उनके डेज़ का जोड़ है 92, तो 911.74 ये आपके पास आ गई इसकी डेली एवरेज सैलरी। तो आप मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे बी पॉइंट में, तो 1,50,437 सेकेंड पॉइंट में आपके पास वैल्यू आ जाएगी। थर्ड पॉइंट में मैक्सिमम लिमिट यहाँ 5 लाख होती है, विच एवर इज़ लेस उसको आप एग्जाम्पशन में एग्जाम्प्ट कर देंगे। तो 1,50,000 ये कितना था 436, तो ये रिटेंचमेंट का टैक्सेबल पोर्शन आपका स्टेटमेंट में शो हो जाएगा। देन एलटीसी जो है लीव ट्रेवल कंसेशन, इसकी बात करते हैं। जो इनको एलटीसी मिला है इसमें ये इनकी आश्रित बहन और इनकी एक भतीजी को भी थी साथ में। तो इसका जो रूल है, ये जो एलटीसी है इसके अंदर आश्रित भाई बहन तो शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं आगे उनको हम शामिल नहीं करते। इसके बारे में मैं आपको पहले जो लास्ट वीडियोस थे उनमें हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ इसका पोर्शन हमें देखना पड़ेगा कि टैक्सेबल पोर्शन जो इनकी भतीजी साथ गई हैं उसकी गणना किस प्रकार से की जाएगी। तो आप इसमें वर्क नोट में देखिए एक बार, टैक्सेबल एलटीसी। तो एलटीसी फॉर नेफ्यू 50,000 इनको रिसीव हुआ है। इसका 1/4 क्योंकि 4 लोग गए हैं, वो स्वयं, उनकी पत्नी, उनकी आश्रित बहन और भतीजी। तो भतीजी का पोर्शन पूरी तरह से टैक्सेबल होगा 12,500। दूसरों का जो एलटीसी है, एलटीसी फॉर अदर, उसमें से भी क्योंकि इन्होंने जो
जो एग्जाम्पशन है वो मिलेगी आपको रेल के प्रथम श्रेणी के किराए तक। तो यहाँ आप देखिए 50,000 में से 12,500 आप घटा दीजिए पहले, जो कि उनकी भतीजी से रिलेटेड पोर्शन है। 37,500 में से आपको छूट जो मिलेगी वो 20,000 जो है रेल की प्रथम श्रेणी का किराया, उसके 3/4, क्योंकि 3 लोगों के ही हम एग्जाम्पशन दे सकते हैं मैक्सिमम, वे स्वयं, उनकी पत्नी और उनकी आश्रित बहन। तो 20,000 गुना 3/4 यानी कि 15,000 ही यहाँ पर आपका एग्जाम्प्टेड होगा। तो 50,000 माइनस 12,500, 37,500 में से 15,000 आप और लेस कीजिए, 22,500। तो टोटल जो है वो 35,000 आपका टैक्सेबल LTC यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। और एक यहाँ पर है कि 4 सालों के खंड में 2 बार ही एग्जाम्पशन मिल सकती है। तो अभी जो हमारा खंड चल रहा है वो 1/1/18 से 31/12/21 चल रहा है। इस खंड में इन्होंने एक ही बार अवेल करी है, तो दूसरी बार अवेल ये कर सकते हैं ईजिली। तो यहाँ मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने यात्रा ट्रेन से करी है, तो सबसे छोटे रास्ते के रेल की जो प्रथम श्रेणी के किराए के बराबर ही इनको छूट मिल सकती थी। आप इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं कि 50,000 का इनको LTC मिला है, जबकि इनको मैक्सिमम एग्जाम्पशन जो है वो रेल का किराया 20,000 प्रथम श्रेणी का, और 3 लोग, तो 3/4 करते हुए 15,000 की मिल सकती है। तो 50,000 माइनस 15,000 मतलब 35,000 टैक्सेबल रहेगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है। तो ये आप ऊपर स्टेटमेंट में दिखा दीजिए। और एट लास्ट फैसिलिटी ऑफ कार, यदि नियोक्ता ने कार फैसिलिटी निजी उपयोग के लिए दे रखी हो, जो कार जो है वो निजी उपयोग के लिए प्रदान कर रखी हो, तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता द्वारा वहन की गई पूरी की पूरी राशि सुविधा का मूल्य मानी जाती है। और इसके अंदर वास्तविक लागत का, कार की वास्तविक लागत का 10% के बराबर ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन भी अलाउ होता है। तो उसको मिलाकर ही क्वेश्चन में आपको बता रखा था 49,600, तो वो हमने यहाँ पर फैसिलिटी ऑफ कार दिखा दिया। 1 सेकेंड, ये फैसिलिटी ऑफ कार को हमने एक जगह और भी यूज़ किया था, वहाँ मैं आपको बताना भूल गई कि वहाँ हमें 3 मंथ्स के लिए लेना था। जस्ट अ मोमेंट, यहाँ आपने 14,880 मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्चुअली क्वेश्चन में जो अमाउंट दे रखी है उसको हमें 3 मंथ्स में कन्वर्ट करना है डेली एवरेज सैलरी ज्ञात करते समय। तो ये 14,880, इसीलिए हमने 3 मंथ्स का लिया यहाँ। और ऊपर स्टेटमेंट में आपको पूरा लेना है 49,600। इस प्रकार आपकी ग्रोस सैलरी आ जाएगी 10,79,164, जिसमें से मैक्सिमम मानक कटौती 50,000 आप डिडक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास टैक्सेबल सैलरी जो है वो आ जाएगी 10,29,164। तो ये था आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स का क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर हो गए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीज़ें, क्योंकि सारा ये रूल्स पर ही बेस्ड है। अगर आपको रूल्स अच्छे से समझ में आ गए हैं, आपने उनको याद रखा है, तो क्वेश्चन करने में कोई ख़ास परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये आज का वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।